नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हम बात करेंगे राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेज औरंगाबाद रैली की, जहां पर उन्होंने बयान दिया है। आपको याद होगा कि खासतौर पर इंतजामिया की जानिब से कहा गया था, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि ये बातें वहां पर नहीं होंगी, लेकिन बहुत कुछ हुआ। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहेंगे, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे ठाकरे बमुकाबला ठाकरे के उन्वान से। माझी विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागली पाहिजे। जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है, और अगर उनकी जबान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी उस जबान का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, राज ठाकरे की इश्तियाल अंगेजी औरंगाबाद रैली में उरूज पर थी। गर्जन रैली में राज खूब गरजे। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की डेडलाइन को न सिर्फ एक बार फिर से दोहरा दिया, बल्कि वाजे कर दिया कि लाउड स्पीकर में जहां अजान होगी वहां हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे ने पार्टी कारकुनों से कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अमल में वो ताउन करें और किसी बात की कोई फिक्र ना करें। राज के मुताबिक वो ये पहले भी कह चुके हैं कि लाउड स्पीकर मजहबी मसला नहीं है, बल्कि समाजी मसला है। अगर इसे सियासी रंग दिया जाएगा और मजहब के पैराने में देखा जाएगा तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मकामी इंतजामिया की इजाजत के बगैर लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि राज ठाकरे ने एनसीबी सरबराह शरद पवार पर तंज किया और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर भी खूब हमले किए। राज ठाकरे के बयान पर एमआईएम रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वहीं राज ठाकरे की तकरीर पर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि तकरीर की जांच होगी। पुलिस ने राज ठाकरे की मुकम्मल तकरीर की वीडियोग्राफी कराई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि वीडियो में काबिल एतराज बात सामने आने पर केस दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटील ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ आज अपनी रिहाइशगाह पर खास मीटिंग भी करने वाले हैं। और इसी मामले पर इस पूरे जो लगातार लाउड स्पीकर और अजान को लेकर जो बात हो रही है, उसी पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत भी करेंगे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागली पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। अल्टीमेटम है तो सरकार को देखना है उसके अंदर। कोई भी आएगा, कोई भी खड़े रहेगा, उसके अंदर हो सकता है कि कल के दिन हम अगर कोई अल्टीमेटम अगर दे डाले तो वो अल्टीमेटम का क्या होगा। ये मुल्क जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून के हिसाब से मतलब जिस संविधान के अंदर जितना इख्तियार दिया गया है उसके हिसाब से चलेगा। मोदी जी के मर्जी के हिसाब से नहीं, अमित शाह के मर्जी के हिसाब से नहीं, राज ठाकरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून है, और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है, और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। तो इम्तियाज़ जलील का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। चलिए हम अपने तीनों मेहमानों से
आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश हाके जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, योगेश चिले जी, स्पोक्स पर्सन एमएनएस, और संजना गाडी जी जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है शिवसेना से। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत यहाँ पर वेलकम करना चाहेंगे खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और योगेश जी, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे साहब का एक बार फिर से एक नया रूप, जो तमाम तर सियासी पार्टियां कह रही हैं कि अब एक नया सियासी रंग देखने को मिल रहा है, लाउड स्पीकर पर बहुत लाउड दिखाई दे रहे हैं। कल जिस तरह से रैली हुई थी, उन्होंने तमाम तर बयान दिया है, किस तरह से आप देखते हैं उसको? ये जो माननीय राज साहब अभी बोल रहे हैं, ये कोई आज नहीं बोल रहे, ये इसके पहले भी बार बार बोले हैं, लेकिन तब प्रशासन ने कोई ध्यान उस पर दिया नहीं था। जब तक प्रशासन को अल्टीमेटम हम देते नहीं, वो उस मसले पे ध्यान देते नहीं, तो अल्टीमेटम देना पड़ता है। 2005 में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश लाउडस्पीकर के बारे में दिए हैं, जो सभी प्रार्थना स्थलों के लिए है। 2005 से सरकार का काम था कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देशों का पालन सभी प्रार्थना स्थलों को कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। इसके बाद हम कानून खेल नहीं सकते। मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है। सभी ने डिसीजन दिए कि हर एक प्रार्थना स्थल से लाउडस्पीकर, इलीगल लाउडस्पीकर आपको हटाने हैं। उसके बावजूद अगर सरकार हरकत में नहीं आती है तो फिर हमें हरकत में आना पड़ेगा। योगेश जी, सरकार मतलब आप महाराष्ट्र की सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, सरकार मतलब हमारे पार्टी का नाम ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं अभी हम महाराष्ट्र सरकार को सामने रख के बात करें। अभी आप यूपी में देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किए ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन करने के लिए सबको मजबूर कर दिया ना। आप अगर प्रशासन को पूरी तरीके से हरकत में लाएंगे तो क्यों नहीं इस देश का कानून का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सीधे महाराष्ट्र की जो हुकूमत है इस वक्त अभी, उससे आप लोगों का ये सवाल है कि आखिर जब बात हो गई थी तो फिर क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया? संजना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है शिवसेना से। संजना जी, साफ तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जब बात हो गई थी लाउड स्पीकर की तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? बार बार इस तरह की रैलियां करना, चाहे मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, या फिर अब औरंगाबाद, किस तरह से आप इसको देखेंगी? क्या कुछ आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है कि एक खास तबके को टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्या वो आप देखती हैं, या फिर सियासी जमीन खोजने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है? देखिए, 2005 को इस बारे में कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है कि जो भी इलीगल होंगे हैं वो हटाने चाहिए, जो भी इलीगल लाउडस्पीकर है वो हटाने चाहिए, और साथ ही डेसिबल की मर्यादा जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए। जी, तो मेरे ख्याल से अभी बीच में तो सभी सरकार रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस राष्ट्रवादी का रहा है, बीजेपी का रहा है, और अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी शिवसेना का सरकार है। जी, तो ये जो निर्णय अभी फिर से सामने आया है, सभी जगह पे कार्यवाही हो रही है, वैसे कार्यवाही डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी होगी जी, और वो होने जा रही है, कहीं पे हो रही है, कहीं पे शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरू होने जा रही है। तो अब तक योगेश जी उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए योगेश जी, मनसे का जो स्टाइल है ना अल्टीमेटम देने का आपका, जी अल्टीमेटम देने के लिए आप कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है देश की, आप एक पार्टी हो, आप शासन नहीं हो, आप शासन नहीं हो, तो आपके अल्टीमेटम से काम होगा नहीं। कोई भी सरकार आपके अल्टीमेटम से काम करेगी नहीं। उनको जब पूरी कायदा व्यवस्था उसके लिए तैयार हो जाएगी तब वो काम करेगी। अल्टीमेटम दिया था आपका अल्टीमेटम। योगेश जी, संजना जी की बात सुन लेते हैं। योगेश जी, आपकी बात भी सुनेंगे, संजना जी की बात हम पूरी, कम से कम हम यहाँ नजरिया तो रखें कि आखिर सबका क्या यहाँ पर बात है। अगर इस तरह से हम बहस करते रहेंगे तो फिर वक्त यूं ही चला जाएगा। संजना जी, अपनी बात रखिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर हम लोग इस तरह से, मतलब अभी जो चीज हो रही है भोंगा, तो मुझे कहना है ये मनसे का भोंगा है, जो कि इलेक्शन के पहले बजता है हमेशा। उनका देखिए, हमेशा इलेक्शन के पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके खुद की सियासत के लिए ग्राउंड तैयार करना, आप बोल रहे, वही सबसे पहली बात है। उसके लिए वो काम करते हैं, और उसके लिए अभी उनके पास
ना ही बीजेपी के पास कोई विकास का मुद्दा रहा है, ना ही मनसे के पास कोई विकास का मुद्दा रहा है, क्योंकि विकास महाराष्ट्र का बहुत अच्छी तरह से माननीय उद्धव साहब के नेतृत्व में हो रहा है। तो अभी उनके हाथ से जब विकास का मुद्दा छूट गया है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम और जो राणा जी, दाम्पत्य जी सी टीम, ये सभी टीम एक्टिवेट कर दी है उन्होंने, और इस तरह से काम हो रही है। और कल का भाषण अगर आप ध्यान से सुना होगा राज ठाकरे जी का, तो उसमें एक बात तो क्लियर कट है कि दो जातियों में, दो धर्मों में कहीं पे दंगे तैयार करना, लोगों को भड़काना, और इसके वजह से मैं भी उसकी शिकार हो चुकी हूँ। ऐसे कितने सारे कार्यकर्ताओं जिनको कोर्ट में हजारों बार जाके वहां पे केसेस के लिए लड़ना पड़ता है। आपकी इस बात जो है, गणेश हाके साहब मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। गणेश जी, कहा जा रहा है, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि एमएनएस के पीछे जो है वो बीजेपी खड़ी हुई है, लेकिन कल हमने देवेंद्र फडणवीस को भी सुना, साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ था उस वक्त कोई भी वहां पर खड़ा नजर नहीं आया था। ये उन्होंने बार बार बात कही है। आप किस तरह से देखेंगे अभी राज ठाकरे के इस बयान को, जो वो लगातार कह रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर? नहीं, दो बात हम ध्यान रखना चाहिए। अभी जो मैं संजना दीदी से बात सुन रहा था जी, तो मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी कि जिस तरह से वो बात कर रही थी। शिवसेना का जन्म ही हिंदू, पहले मराठी का ये मसला लेकर शिवसेना ने यहाँ पे महाराष्ट्र में अपना कद रखने का प्रयास किया। बाद में हिंदुत्व के बारे में उन्होंने लीड ले ली और हिंदुत्व लेकर वो अपनी पार्टी के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आज की परिस्थिति शिवसेना ऐसी है, बाला साहब ठाकरे का भी विचार भूल गए हैं। हिंदुत्व तो उन्होंने छोड़ दिया है, हिंदुत्व का विचार उन्होंने छोड़ दिया है। अभी सिर्फ सत्ता के लिए ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी, जिसे जिंदगी भर उनका कभी तालमेल नहीं जुला था, उनके साथ कभी उनके पास कभी विचार जुले नहीं थे, तो ऐसे लोगों के साथ केवल सत्ता के लिए बैठकर आज उसी ये अपने लाउड स्पीकर के बारे में ये समर्थन करने की अवस्था ये शिवसेना के ऊपर आई है। ये अत्यंत दयनीय और बुरी बात है। लेकिन वो कह रही है कि उस पर कार्रवाई हो रही है। गणेश जी, वो लगातार ये बात कही जा रही है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अचानक इस तरह का अल्टीमेटम देना, वो मायने समझ में नहीं आ रहे। नहीं, लेकिन दो बातें हैं। जो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने खुद ने कहा था कई साल पहले कि ये लाउड स्पीकर ये जो मस्जिदों के ऊपर लगे हुए हैं उनको विरोध बाला साहब ने किया था। ये बाला साहब की शिवसेना है या उद्धव ठाकरे की सेना है क्या, और किसी शरद पवार की पटी हुई शिवसेना है? ये शिवसेना बाला साहब की है। ये तो ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि ये लाउड स्पीकर ये मस्जिदों के ऊपर नहीं रहना चाहिए और बंद होना चाहिए। उनका कहना था। मैं बोल रहा हूं कि फिर बाला साहब को विचारों को ये तिलांजलि दे रही है, ये छोड़ रहे हैं सब शिवसेना के लोग सत्ता के लिए। और आज उसी के बाद मैं बोला कि अभी इनकी 2 साल 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में सरकार है, तो जो बाला साहब के दिल में था ये क्यों नहीं कर रहे हैं? बाला साहब के दिल में था ना, मन में था ना। योगेश जी के पास जाना चाहेंगे। योगेश जी, आप अपनी बात यहाँ पर रखिए, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि पहले मराठी कार्ड खेला गया, अब जो है वो हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखते हुए इतनी ज्यादा जो रैलियां हो रही हैं उसमें इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, इस पर आपका जरूर नजरिया जानना चाहेंगे। योगेश जी, पहले शिवसेना प्रवक्ता जो बोले हैं उनको मैं जवाब दे दूं। संजना जी, सियासत की बात अभी कर रहे हैं जी। 1994 में सबसे पहले बाला साहब ने मस्जिदों के भोंगों का मुद्दा उठाया था। उसके बाद 1995 में वो सत्ता में आए थे, ये सियासत थी। 2016 में इनके खुद के अभी जो मुख्यमंत्री है वो खुद बोले थे सामना उनके मुखपत्र में कि मस्जिदों से झंडे भोंगे हटाने चाहिए। 2017 में मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन हुई, ये सियासत है। अभी आगे के 6 महीने में कौन सी इलेक्शन आने वाली है? हम तो सामाजिक मसला है वो उठा रहे हैं। ये महंगाई की बात करते हैं। महंगाई अगर इनको इतनी ही चुभती है तो खुद क्यों नहीं टैक्सेस ईंधनों पे, जो पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस है वो राज्य के वो कम करते। ये खुद तो कुछ कर नहीं रहे और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। दंगे हम नहीं कर रहे। कल माननीय राज साहब की रैली थी, सबको मालूम था। कल का जो अपना अजान था, सबसे लास्ट अजान ईशा का अजान, उसका टाइमिंग था 8:17 पे। तो ईशा का अजान अगर 8:17 पे था तो ये कौन सी मस्जिद है संभाजी नगर की जिसने 8:45 पे अजान दी?
ये जानबूझ के दंगे कौन लड़ा? हम कर रहे हैं। क्यों जरूरत थी ये अजान देने की, जबकि उनका टाइमिंग ही नहीं था अजान को। ईशा का टाइमिंग 8:17 का था। और आप हम पे अगर उंगली उठा रहे हैं कि हम मराठी कार्ड खेल रहे हैं, शिवसेना कौन सी कार्ड खेल रही थी? ये हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ये किसने निकाला था? ये स्लोगन किसका था? तो ये खुद सब करके हो चुके लेकिन हैं। योगेश जी यहाँ पर एक छोटी सी बात भी आपको याद दिलाना चाहेंगे। योगेश जी, संजय राउत ने भी ये बात कही है कि वही यूपी और यूपी वाले जो पहले कहीं ना कहीं आंखों में खटकते थे, जिनको लेकर खास एक मुहिम भी, आंदोलन भी चलाया गया था महाराष्ट्र में, सबको वो याद होगा। मराठी मानुष की भी यहाँ पर पॉलिटिक्स की गई थी। अब वही जगह सही कैसे लगने लगी, वही लोग अच्छे कैसे लगने लगे? मैं बताता हूँ आपको, हमने कभी किसी राज्य के बारे में गलत नहीं कहा था। हम क्या कह रहे थे, माननीय राज साहब कह रहे थे कि इस देश के सभी राज्यों की प्रगति होनी चाहिए। हर राज्य के नौजवान को उसी राज्य में उसको नौकरी मिलनी चाहिए, वो वहीं पे रहना चाहिए ताकि दूसरे राज्य पे उसका बोझ ना पड़े। अभी खुद राज साहब बोले थे कि अगर भारत में जितना भी पैसा जमा होता है उसमें से ज्यादा पैसा यूपी, बिहार और झारखंड को दिया जाए ताकि वो राज्य प्रगति करे और वहां के युवकों को वहीं पे नौकरी मिले। ये क्या गलत था? हम हमारी बात कायदे से और यूपी वालों को वहां पिटते हुए भी देखा गया है, उनके साथ बदसलूकी भी की गई है महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर। यूपी वालों को पीटा गया, वो आंदोलन शिवसेना का था। तब माननीय राज साहब शिवसेना में थे, वो आंदोलन सेना का था, ना कि मनसे का आंदोलन था। मनसे के किसी भी आंदोलन में यूपी बिहारियों को पीटा नहीं गया। आप चाहे तो आपके पास उसके रिकॉर्डिंग थे, आप दिखा दो। ठीक है। वही चीज है कि यहाँ हम बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वक्त बदला है या फिर पॉलिटिक्स बदल गई है। संजना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी आपने सुना किस तरह से कह रहे हैं योगेश जी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बदल गई है। आप जो पहले बयानात देते थे, आपके जो उसूल थे, वो कहीं ना कहीं अब बदल गए हैं, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, पॉलिटिक्स में रहने के लिए। पहले तो मैं गणेश आके जी जिन्होंने कहा कि मुझ पे हंसी आ रही है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मुझे उनके बोलने के ऊपर हंसी भी नहीं आ रही है। रोना मतलब महाराष्ट्र के लोग बोलते होंगे कि ये क्या चल रहा है, इनके बोलने के ऊपर हंसी भी अभी नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि हमसे जो बात की जा रही है कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदुत्व उनका कहा गया, ये वो। मुझे एक बात बताइए गणेश आके जी, उस दिन रात को आप राष्ट्रवादी पार्टी को हिंदुत्व से पावन करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए और शपथ ली? ये बात आप बार बार आप लोगों को क्यों याद दिलानी पड़ती है? मतलब आप कर रहे तो आप किसी को पावन कर रहे, जैसे अभी आप साथ में अब ले रहे मंत्रियों को, पुराने एक्स मंत्रियों को, तो वो पावन हो जाते हैं, वो ईडी के दायरे से बाहर हो जाते हैं। संजना जी, और संजना जी, हम किसी के भी साथ अगर गए तो हमारे विचार, अभी आप मुझे पूरा बात करने दीजिए मैडम जी। मैंने उनके बात में एक भी बात नहीं छोड़ा है। भाजपा ने कभी भी ये इस तरह से बात करना ये गलत है। अभी उनको बोलिए आप चुप बैठिए। अपना विचार नहीं छोड़ा और अपना हिंदू तो कभी ठीक है गणेश जी, आपके पास भी आएंगे, इसी बात का जवाब आपसे चाहेंगे। संजना जी की बात सुन लेते हैं। साहब जी ने कहा ये धोती छोड़ने की बात है क्या? हिंदुत्व छोड़ना ये धोती है क्या? कोई एक विचार है वो, और हमारा प्राण है शिवसेना का, वो हम आपको बार बार नहीं बताएंगे। गणेश जी, संजना जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। मुझे गणेश चिल्ले जी से अभी बात करनी है। अभी उन्होंने कहा, तो मेरे ख्याल से गणेश चिल्ले जी आप तभी से, योगेश चिल्ले जी आप मेरे ख्याल से तभी से मनसे का पार्ट नहीं रहे होंगे। आप शायद अभी मनसे में आए रहेंगे, क्योंकि मैं तभी मनसे का पार्ट थी, सर्टिफिकनिस करके काम कर रही थी। और उद्धव साहब ने ये आदेश दिया हुआ था, राज ठाकरे जी ने ये आदेश दिया हुआ था कि उत्तर भारतीयों को यहाँ से निकालो। और आपको मालूम है नासिक के वसन गीते रहेंगे हमारे यहाँ पे। मैं खुद, प्रवीण जी दरेकर, संजय जी गाड़ी, हम सबको उस वक्त जेल में लेके जाया गया था क्योंकि उस सब दंगों के कारण। और ये हमारे विभाग में हम लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया था ताकि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि मनसे की राजनीति हमेशा दंगों पे, झगड़ों पे, बड़े बड़े आंदोलन करते कार्यकर्ताओं को जेल में डालो, और उसके ऊपर राज ठाकरे जी रहे, उनके नेता रहे, वो हीरो बने, और इस तरह से आगे की इलेक्शन की राजनीति लड़े। यही उनका काम होता है और हो रहा है।
अरे तो और अभी शिवसेना की अगर आप बात करेंगे माननीय बाला साहब ठाकरे जी की विचार होगी, तो वहाँ पे जो आंदोलन हुए उस वक्त की जरूरत के हिसाब से हुए, बोंगे निकालने की बात है वो। ठीक है गणेश जी जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एमएनएस की तरफ से इस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं, बीजेपी का पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है। गणेश जी थाली बजाओ, आप कहते हैं लाइट निकालो, लाइट जलाओ, वैसे आप अगर उस निर्णय की पार्टी है तो मोदी जी क्यों नहीं केंद्र शासन की ठीक है, अपने तीनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे ताकि तीनों की बात हमारे ऑडियंस तक पहुंच सके। ऐसे आप तीनों की बात किसी को नहीं समझ में आएगी। संजना जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। याद कीजिए जब संजना जी गणेश जी की बात सुन लेते हैं। उसके बाद इन्होंने उत्तर भारतीयों के चलिए ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी संजना जी गणेश जी की बात सुन लेते हैं। जी गणेश जी अब आप कहिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार तीनों बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल ऑडियंस को भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो बात सामने। संजना जी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है। चलिए गणेश जी की बात सुन लेते हैं। गणेश जी अपनी बात जारी रखिए। गणेश जी हाँ बोलिए मैम। नहीं मैम मेरा जी जिस तरह से जी नहीं मैडम मेरा कहना इतना है, जिस तरह से संजना जी बात कर रहे हैं, जिस वकालत कर रहे हैं अपने पार्टी की, मैं ये बोल रहा हूँ कि राज ठाकरे जो आज कह रहे हैं उसमें गलत क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है वो कोर्ट के आदेश का अमल करो। गलत है ही नहीं, क्योंकि वो आपके जो आदेश जितने का भी फैला रहे हैं ना लोगों में। बेकायदा अभी संजना जी की बात सुन लेते हैं। संजना जी बहुत रिक्वेस्ट, संजना जी गणेश जी की बात सुन लेते हैं। तो मैं बात करती हूँ। अगर आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बोलकर आप लॉ एंड तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। वो ठीक है, हम करवाएंगे ना, जनता करवाएगी। बीजेपी चाहती है इसके लिए नहीं होगा, या मनसे चाहती है इसके लिए नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो वो आदेश का पालन जरूर होगा, लेकिन आपके अल्टीमेटम से वो नहीं। संजना जी गणेश जी की बात सुन लेते हैं, वो कह रहे हैं मना किसने किया है? ठीक है अगर वो करते हो तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हमें आप कोई भी बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपका स्वागत संजना जी और गणेश जी। अब हम योगेश जी की बात सुनते हैं। योगेश जी लगातार ये कहा जा रहा है कि आपस में लड़ाने की राजनीति की जा रही है, जात पात स्टेट्स और अब ये मजहब को लेकर। योगेश जी ये जात पात की सियासत ये राष्ट्रवादी को शोभा देती है। हमने कभी जात पात की सियासत की नहीं है। हम बाला साहब के विचारों पे चलने वाली हमारी पार्टी है। बाला साहब ने कभी जात पात की बात की नहीं है। हम भी जात पात की बात करते हैं। ये अभी मैडम बोल रहे हैं हम बी टीम है, हम बी टीम है, हम बाला साहब की बी टीम है, और बाला साहब और ये जो है गणेश जी बात कर रहे हैं अभी का महाराष्ट्र जिन्होंने बाला साहब के विचारों से योगी जी ने सबको रोजगार दिला दिया, जो राज जी जा रहे हैं वहाँ पे और उनको मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। सब हो गया यहाँ का महाराष्ट्र में, सब उत्तर भारत में चले गए। संजना जी योगेश जी की बात सुन लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। ये जी योगेश जी अभी बोल रही थी, संजना जी अभी बोल रही थी शिवसेना ने हिंदुत्व की धोती नहीं पहनी है। अरे हम तो कहते हैं शिवसेना ने हिंदुत्व की धोती नहीं, हिंदुत्व का लहंगा पहना है। चलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। योगेश जी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए बैठे हैं। योगेश जी अभी संजना जी दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए वक्त चला जाता है और असल मुद्दा सामने नहीं आ पाता। गलत शब्द यूज ठीक है, आखिर में गणेश जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, इसके पीछे आप क्या कुछ देखते हैं? बहुत ज्यादा दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। गणेश जी फौरी तौर पर। बहुत सही, बराबर, बहुत सही बात है मैडम। पॉलिटिक्स की यानी पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिन लोगों के तमाम ये हमारे देश के लोगों के जो हमारे देश में रहने वाले ज्यादातर लोग, उनका कहना है कि वो सब लोगों को तकलीफ होती है। कितने बच्चे हो, ये सिटीजन्स हो, सब लोगों को तकलीफ कब, लेकिन कुछ बोलने सब ये अपना ये भी तो कहा जा रहा है रेफरेंस देते हैं। जब ऑर्डर आ गया था तो उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट थी तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया गया? चलिए ठीक है योगेश जी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। खुद महाराष्ट्र में कई अहम फैक्टर्स हैं। योगेश जी
2 तारीख को जो हमारा गुड़ी पालवा आप क्या कह रहे हैं? आज निर्णय हुआ है, उसमें आज भी- योगी जी ने बोंगा उतारा है, महाराष्ट्र भी उतरेगा, लेकिन मंच के अल्टीमेटम से नहीं उतरेगा। मैडम मुझे ये बताइए, अरे हमारे ही अल्टीमेटम के वजह से सरकार अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपके अल्टीमेटम से नहीं चलता है उद्धव जी जी? की हरकत- ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है। हमारा देश ये भी तो जो MLA आप जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का, वो हर एक हिंदू और हर एक मुसलमान अभी जान रहा है। यहाँ पर ध्यान में तीनों रखिए, मेहमानों का मैं आप- बहुत बहुत अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल बात समझ में नहीं आती। लगातार यही रिक्वेस्ट थी कि आप जो है अपनी बात यहां पर जरूर रखिए, लेकिन दूसरे की भी बात सुनिए, ताकि बात जो है वो हमारे ऑडियंस तक पहुंच सके। और खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनका कीमती वक्त यहां देने के लिए। इजाजत दीजिए, आदाब। माझी विनंती आहे जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है, और अगर उनकी जबान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी उस जबान का इस्तेमाल करेंगे।